नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। कल से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर सांसदों को शपथ दिलाएंगे। 27 जून को राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। लेकिन इस बार चूंकि विपक्ष भी बहुत मजबूत संख्या बल के साथ लोकसभा में आ रहा है, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि मोदी सरकार के सामने सदन चलाने की तगड़ी चुनौती होगी। संसद के दोनों सदनों में टकराव की संभावना अभी से दिखने लगी है। इस सत्र में जहां एक और सरकार की प्राथमिकता नए लोकसभा स्पीकर का चुनाव, सदस्यों का शपथ ग्रहण से लेकर राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए संयुक्त अभिभाषण और उस पर धन्यवाद चर्चा प्रस्ताव होना है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने अपने तीखे तेवरों से साफ करना शुरू कर दिया है कि वो जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर किसी भी तरह से सरकार के साथ रियायत बरतने के मूड में नहीं है। इस बार विपक्ष भी निचले सदन में संख्या बल के हिसाब से काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। जहां सत्तारूढ़ एनडीए की संख्या सदन में 293 है, वहीं विपक्षी खेमे में ताकत 232 है। ऐसे में संख्या बल के हिसाब से विपक्ष इस बार सरकार को बहुत पीछे नहीं है। सदन में सबसे बड़ा मुद्दा इस बार नीट एग्जाम से जुड़ा सामने हो सकता है। कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। पार्टी नेता राहुल गांधी ने बाकायदा स्टूडेंट से बात करके उनसे वादा किया है कि इस मामले को न्याय दिलाएंगे, संसद में उठाएंगे। कांग्रेस इस मामले की जांच कराने की मांग भी कर सकती है। दूसरी ओर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 3 जो आपराधिक कानूनों को लेकर पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने हड़बड़ी में पारित किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को टालने की अपील की है। ये तीनों कानून 1 जुलाई से लागू होने हैं। ममता ने इन कानूनों के नए सिरे से संसदीय समीक्षा पर जोर देने की बात कही है। इसके अलावा देश में पेपर लीक के बढ़ते मामले, मणिपुर के ताजा हालात से लेकर रेल दुर्घटनाएं, गुजरात की राजकोट में गेमिंग जोन में आगजनी जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। I am very thankful that today I am going to Delhi and tomorrow I will take oath. And I am very fortunate and we are very proud that our MP from Honorable MP from Cuttack, Bharturi Mahtab ji, Bharturi Mahtab bhai, is pro-time speaker. So entire Odisha is proud of him and we are very much proud. So we will take our oath in Parliament. This is first time, my experience is first time. So I am very much excited and happy. Yes, all 20 MPs are going. Some have already gone. So we are all united for the development of and because of Odisha. How come so times he has been elected? How he is not senior MP? He is from a great dynasty and he is so many times he has become MP. How he is not a senior MP? And he has very much knowledge on the constitution. You see, the first time the government has come, within that period something has happened. But Modi government is always for transparency. Modi government is always for the citizen of this country. Modi government is always for the Bharat. So there is nothing difference, nothing is there. Whatever problem is there, repair maintenance will be done definitely. Nobody will suffer. Everything will be students will not suffer. It will be repaired and it will be adjustable. Definitely our honorable Union Minister, the Education Minister will definitely take action on this. He is a very dynamic leader. कार्यकर्ता में बहुत बड़ा जोश है। अभी झारखंड में हमने 52 विधानसभा सीट में लीड ले चुका हूँ, 9 लोकसभा सीट जीता हूँ। कार्यकर्ता में उत्साह है और झारखंड में हम लोग चुनाव जीतेगा। क्या दिए हैं कार्यकर्ता? आप माहौल देखो। हाँ, क्या टिप्स दे दिए हैं कि भाई आप लोग जीता है, 52 सीट में जीते हैं, 9 लोकसभा आप लोग जीते हैं और आगे भी आप लोग का जीतने का क्षमता है। तो लगातार अब आते रहेंगे, लोगों के बीच क्षेत्र में भी जाएंगे। एक सप्ताह में एक दिन तो क्षेत्र में भी जाएंगे 100%। पूरा झारखंड का सारे सीट में मैं और शिवराज जी जाने का कोशिश करूंगा। देखिए, खटाखट स्कीम में महिलाओं को 1 लाख रुपया मिलना चाहिए। जो दिन मिलेगा तब हम जाके मुख्यमंत्री जी को अभिवादन करूंगा। ठीक है ना? सर है कि सर एनटीए को लेकर के सरकार बैठक पर है। हाँ, एनटीए
को लेकर के देखिए, वो केंद्र सरकार का मामला है, मैं उसमें टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। हो गया, चलो एक सेकंड रुक जा। एक सेकंड रुक जाना यार, पूरा कैमरा फ्रेम में डाल। देखिए, प्रदेश का मुख्यमंत्री को केंद्र का विषय में बोलना ठीक नहीं होते हैं। नाना पटोले जी को इतनी अड़चन है एक वर्ल्ड क्लास अटल सेतु ब्रिज के साथ, तो शायद उनको नहीं जाना चाहिए अटल सेतु पे। ये कहना कि 2.5 किलोमीटर पे क्रैक है, क्या आपको पता है हमारे इंजीनियर्स और भारत के सभी मेक इन इंडिया ने किस रफ्तार से ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को खत्म किया है? जो आप नजरअंदाज करना चाहते हैं तो आप इसका फायदा मत लीजिए। मुंबईकर और सबर्बियन मुंबईकर को जो राहत मिल रही है उससे एक चीज स्पष्ट है, महायुति की सरकार प्रगतिशील सरकार है और उसी दिशा में काम कर रही है और शायद कांग्रेस को इससे बड़ी अड़चन हो रही है। देखिए, किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होना वो दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे नीट का ही क्यों ना हो। और मोदी जी की सरकार है, मोदी की गारंटी है, कोई अपराध करके कोई बच नहीं सकता है, किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। और सीबीआई की जांच चल रही है, और जब सीबीआई की जांच चल रही है तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और साथ में झारखंड से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है उसका संबंध इंडी गठबंधन से है, आरजेडी के साथ है। इसलिए आरजेडी के नेता और इंडी गठबंधन के नेता को शर्म और माफी मांगना चाहिए। शर्मसार करने वाली घटना झारखंड को किसी ने किया है तो इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कह रहे हैं कि इसमें माफिया, शिक्षा माफिया। हाँ, निश्चित तौर पे खड़गे साहब को थोड़ा कांग्रेस का नेहरू काल से लेकर कांग्रेस के मनमोहन सिंह की सरकार के पर भी ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने पाठ्यक्रम को किस प्रकार से बदला था, किस प्रकार से भारत की सुगंध को खत्म करने का काम किया था, भारत के महापुरुषों को किस प्रकार से पाठ्यक्रम से हटाने का काम किया था। यही तो माफिया थे कांग्रेस के लोग, जिन्होंने देश की आजादी में जिन लोगों का योगदान था उनके योगदान को भुला करके जो विदेशी लोग आए थे, आक्रमणकारी थे, उनको महान बनाने का काम कांग्रेसियों ने किया था। और खड़गे साहब को थोड़ा बताना चाहिए कि औरंगजेब महान था कि शिवाजी महान थे, ये बात उनको बताना चाहिए। इसलिए बताना चाहिए कि कांग्रेस के काल में यही माफिया लोग देश की संस्कृति को खत्म करने का काम किया था। पूरी की पूरी ये मिली भगत है। अब ये साबित हो गया, कल इन्होंने डीजी को हटाया, महानिदेशक, हाँ, एनटीए की डीजी को हटाया। अब ये साबित हो गया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, गलत हुआ है और पूरी तरीके से बच्चों का भविष्य खराब किया गया। मैंने आज बच्चों को बहुत ढांढस बंधाया, वो बच्चे आए थे, काफ़ी संख्या में थे, मैंने उनको ढांढस बना और कहा कि आप चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। इसलिए उनसे मैं मिला कि वो बच्चे कहीं ना कहीं वो अवसाद में ना हो जाए, डिप्रेशन में ना हो जाए, एक मजबूत उनको साथ चाहिए, मजबूत पारिवारिक भाव चाहिए। तो मैंने एक पिता की तरह, एक परिवार की तरह उस सब बच्चों को अपना भाव प्रदर्शित किया और उनको विश्वास दिलाया है कि आपके लिए हम सब लोग लड़ाई, हमारे नेता राहुल जी और हमारे प्रियंका जी, हम लोग मिलकर लड़ेंगे और निश्चित तौर से हम बच्चों को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। मालिकों को नोटिस भी जारी कर दी गई है कि वो कहीं पे कुछ बोले ना या बच्चे कहीं कुछ ऑब्जेक्शन न करें, इसको किस तरीके से? ये पूरी तरीके से हिटलर शाही है और पूरी तरीके से ये तानाशाही चल रही है कि बच्चों को बोलने का अधिकार न दिया जाए। ट्यूशन्स जो करा रहे हैं उनको बंद कराएगा, वो भी सब बंद कराएंगे, क्योंकि जो मुझे मालूम है कि उन कहीं तमाम ट्यूशन वाले स्थान से हैं जहाँ से लोगों ने काफ़ी वसूली कराया है, काफ़ी दबाव बनाया है। और ये देखिए जानबूझ के कि लोकसभा का चुनाव परिणाम के साथ साथ ये लोगों ने नीट की परीक्षा की घोषणा की है। अगर ये नीट की परीक्षा का परिणाम चुनाव के दौरान आ जाता तो शायद मोदी जी शायद 50 सीट पाना इनको भारी हो जाता पूरे देश में और जनता इनको दौड़ा लेती, इनको कहीं वोट नहीं मिलता। अभिभावक और बच्चे सब पूरी तरीके से बहुत दुखी हैं, परेशान। तो नई संसद का सत्र कल से शुरू होगा और अभी से उसका मिजाज विपक्ष का दिखने लगा है। सत्र कितना हंगामेदार होगा, कौन से मुद्दे विपक्ष उठाएगा, प्रोटेम स्पीकर को लेकर अभी से विवाद शुरू हो गया है। आगे स्पीकर का चुनाव होना है, बहुत सारे मुद्दे हैं, नीट की परीक्षा का मुद्दा है,
इसके अलावा जाति जनगणना है, 1 जुलाई से नई आपराधिक जो संहिता लागू हो रही है उसको ममता बनर्जी ने विरोध कर दिया है। तमाम मुद्दे हैं। चलते हैं अपने मेहमानों के पास जिनसे चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार विपक्ष क्या तैयारी कर रहा है। प्रदीप भटनागर जी है, नेता बीजेपी का, हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। रतन तिवारी जी है, नेता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है रतन जी। मनोज दास मनु, प्रवक्ता जेडीयू के, हमारे साथ होंगे। मत्स्येंद्र प्रभाकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभाकर जी। सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से कल नई संसद का पहला सत्र शुरू हो रहा है और विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है और पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने के मंसूबे जता रहा है। अभी जब संसद सत्र शुरू नहीं हुआ, बाहर से तमाम बयान आ रहे हैं। राहुल गांधी पूरे आक्रामक हैं, पूरी उनकी जो टीम है वो तैयार है। क्या आप लोग तैयार हैं जवाब देने के लिए? सामना देना चाहूंगा विपक्ष को कि विपक्ष मजबूत है, और मुझे प्रसन्नता हुई आपकी ये वाणी सुन के कि आपने कहा विपक्ष मजबूत है। और अगर विपक्ष मजबूत है तो मैं चाहूंगा कि विपक्ष मजबूती के साथ सरकार के साथ देश के विकास के लिए काम करे और देश के विकास और विकसित के लिए मुद्दे उठाए मगर भागे नहीं। अगर राहुल गांधी आपने आक्रामक कहा है, ऐसे राहुल गांधी की कोई देश को जरूरत नहीं है जो मुद्दे उठा के भाग जाए पार्लियामेंट से। तो ऐसे विपक्ष के मुखिया को समझना पड़ेगा कि मैं जनता के मुद्दों को, और दोबारा आज को फिर आपको एक बार जिता के आपको जनता भेज रही है, तो आप जनता के मुद्दे के लिए विपक्ष में मुद्दा उठाएं और बहुत अच्छी बात है, मगर उस मुद्दे के साथ साथ रुके और देश को विकसित और विकास के लिए, जनता के विकसित और विकास के लिए बात करें और विषयों को लेके आगे बढ़े। प्रदीप जी, प्रोटेम स्पीकर की बात आई थी। प्रोटेम स्पीकर जो है, आपने 7 बार के सांसद जो है उड़ीसा के भर्तृहरि मेहताब जी को बनाया। वो चाह रहे थे कि के सुरेश जी जो 8 बार जीत के आए उनको बनाया जाए, तो परंपराओं का हवाला दिया गया। ये कहा कि आप परंपरा तोड़ रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं शुरुआत से ही। इस पर क्या कहेंगे आप? एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, एक बार दोबारा। भर्तृहरि मेहताब जो उड़ीसा के सांसद हैं, 7 बार के जीते हैं, और विपक्ष कह रहा है कि 8 बार के सांसद के सुरेश जी हैं, उनको क्यों नहीं आपने प्रोटेम स्पीकर बनाया? सम्मान देने वाला मामला था। 2 दिन के लिए प्रोटेम स्पीकर बनेंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे कल सुबह, वो वहां शपथ ग्रहण करेंगे, 2 दिन तक वो संसद को चलाएंगे, लोकसभा को, और वहां उस दौरान जो है सांसदों का शपथ ग्रहण होगा। केवल एक सम्मान की बात थी, जो है परंपराओं की बात थी, आप उनको दे देते, बड़ा दिल दिखाते। बिल्कुल, मैं परंपरा की बात ही करता हूँ आपसे। मैं चलिए, बढ़िया है, आपने अगर परंपरा की बात करी तो मुझे भी शायद आज मौका मिला परंपरा के लिए बोलने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, राजस्थान के अंदर उस कार्यकर्ता को टिकट देके जो केवल संगठन के अंदर केवल पदों पे काम करता रहा, उसको सबसे पीछे खड़े होकर फोटो खिंचवाने वाले विधायकगण को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ऐसे ही दिल्ली में एक आम कार्यकर्ता को केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है। ये भाजपा है, ये कर्तव्य पालक ये संगठन है, मगर इसको ज्ञान ना दिया जाए, क्योंकि जनता की पार्टी है, ये किसी पारिवारिक पार्टी में नहीं आती है। पहली चीज, आपने मेरी बात का फ्लो खत्म कर दिया। जो आपने विपक्ष की बात करी थी, तो मैं विपक्ष के नाते जो आपने कहा, मैं विपक्ष को थोड़ा सा यही एक प्रार्थना और एक संवेदना के साथ बोलना चाहता हूं कि आप जनता के लिए बैठे, मुद्दे उठाएं, मगर उन मुद्दों को सुने, उसको निष्कर्ष निकालें। एक अच्छे विपक्ष के नेता होते हैं। देखिए, कांग्रेस का चाल और चरित्र बताता हूं कि सोनिया जी को तो इंडिया गठबंधन का मुखिया बना दिया और राहुल गांधी को नेता विपक्ष बना दिया। देखिए, एक ही परिवार में सब चीजें आ गई ना, तो इसे परिवारवाद कहते हैं। तो ये चीजें कांग्रेस को सीखनी चाहिए कि कांग्रेस क्या करना चाहती है और क्या कहना चाहती है, इस कांग्रेस को गणना करें। ठीक है, हम तैयार, ठीक है, आएंगे इस पर चर्चा करेंगे प्रदीप भटनागर जी। विपक्ष के मुद्दे के लिए तैयार हैं, तो अगर विपक्ष कितना मजबूत और कितनी मजबूती से बात करेगा, वो देश और पूरी दुनिया देखेगी मुद्दों को लेके। जी ठीक है। रतन तिवारी जी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कल 27 तारीख को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, कल से और 2 दिन जो है शपथ ग्रहण होगी, 26 को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा, उसमें भी टकराव हो सकता है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप बात करना चाहते हैं? सबसे पहले नवीन जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, अपने मित्रों को भी प्रणाम करता हूं जी। देखिए, जो परंपरा रही है इस देश के, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर हम लोगों को नियुक्त करना है, चुना जाना है, और ये परंपरा रही है, बहुत पुरानी परंपरा रही। महाराष्ट्र में भी आपने देखा और अन्य कई राज्यों में हम लोगों ने देखा, विधानसभा चुनाव में देखा, लोकसभा में देखा।
कि जो सबसे वरिष्ठ होता है वो चाहे किसी भी दल का हो, हम उसे प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं और वो सबको शपथ दिलाता है। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने उस नियम, उस कायदे को तोड़ने का काम किया। ये अभी बोल रहे थे कि हम पीछे के कार्यकर्ता को हम मंत्री बना देते हैं। अरे भैया, वो भारतीय जनता पार्टी का विषय है, वो आपके संगठन का विषय है, वो आप उसको करिए, हम रोकने वाले नहीं है। लेकिन जो परंपरा रही है, देश का जो रिवाज रहा है हमारे संविधान का, उस रिवाज का पालन करना चाहिए। और मुद्दों की बात की जाए नवीन भाई, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है पेपर लीक का, राहुल गांधी जी तो लगातार हमला कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी को सदन में पहुंचने दीजिए ना। जिस दिन सदन चालू होगा उसी दिन राहुल गांधी दहाड़ेंगे, और उनकी दहाड़ से तो आज पूरा देश देख रहा है। उनकी दहाड़ ने भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट पे लाके खड़ा कर दिया है। तो राहुल गांधी जब दहाड़ेंगे तो आने वाले 3-4 राज्यों के जो चुनाव होने उसमें उनकी दहाड़ दिखाई देगी, और भारतीय जनता पार्टी अब बहुत पीछे जाने वाली है, क्योंकि देश के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पे बात नहीं की। भगवान श्री राम का नाम जप कर वो राजनीति कर रहे थे, लेकिन भगवान श्री राम ने अयोध्या में भी इनको श्राप दे दिया। तो अब इनका कुछ होने वाला नहीं है। 2 बैसाखी पे ये सवार है, अभी 2 महीने तक सरकार चला ले, 2 महीने के बाद इनकी सरकार धड़ाम से नीचे गिरेगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है। मनोज वरुणदास जी, आपने सुना होगा रतन तिवारी बोल रहे हैं कि 2 महीने का समय है, बस 2 महीने में सरकार गिर जाएगी। तो सरकार गिरेगी तो जाहिर तौर पर जेडीयू का रोल जरूर होगा उसमें। आप क्या इनको कहना चाहेंगे? इनको हमें 5 साल का समय, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए या न बनाए ये तो आवाम फैसला करेगी। अगर ये सरकार को गिरा देंगे उस दिन से मैं राजनीति करना छोड़ दूँ। अगर इनको है हिम्मत तिवारी जी को ये घोषणा करें कि 3 महीने के भीतर अगर सरकार नहीं गिरा सकते तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। ये घोषणा कर नहीं सकते, सपना देख रहे हैं, देखने दीजिए, समय काट रहे हैं, काटने दीजिए। अरे भाई, पूरे देश की आवाम ने आपको विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, विपक्ष के समस्या, जनता की समस्याओं को लेकर आप आगे बढ़िए। तो आप प्रोटेम स्पीकर, तो ये तो वह, उस पर इस पर क्या करना है? जन समस्याओं को लेके जाइए। एनडीए सरकार फेल हो जाएगी, 5 वर्ष के बाद चुनाव होगा तो आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा। ये कौन आप बोल रहे हैं कि 2 महीना में? मैंने 3 महीना का समय दिया। अगर ये सरकार को गिरा देंगे तो आप जो कहिएगा सो, अगर सरकार गिर जाएगी तो हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। तो बच्चा का झुनझुना क्या सरकार है? नहीं, हो सकता है मनोज जी, हो सकता है नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे दें, तब तो आप लोग मान ही जाएंगे ना। अरे नीतीश जी को तो उसी समय वो प्रधानमंत्री के ऑफर दिए थे, तो नीतीश जी मान गए थे क्या? नीतीश जी को ये मैंने अति समझ रहे हैं क्या? नीतीश जी को लेके चले थे, कर दिए। आज जो इंडी ये कांग्रेस कारण ही आज आपकी आवाज थोड़ी सी दब के आ रही है। आपकी थोड़ा सा माइक ठीक कर लीजिए। मैं दोबारा आपके पास आता हूं मनोज जी। तब तक मैं मत्स्येन प्रभाकर जी से कुछ जानकारी ले लेता हूं। मत्स्येन जी, आपने तो बहुत लंबा दौर देखा है पत्रकारिता में। संसद सत्र जब शुरू होगा तो किस तरह से कार्रवाई चलेगी, और विपक्ष का क्या लगता है आपको, किस तरह का जो है उनका जो मंसूबे होंगे, क्योंकि इस बार संख्या बल ज्यादा है? नवीन जी, ये बहुत अच्छा लक्षण है। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना एक अच्छा लक्षण माना जाता है, लेकिन विपक्ष जो है वह अराजकता के लिए नहीं होता। विपक्ष स्वस्थ राजनीति के लिए होता है। अभी जिन मुद्दों की चर्चा की गई वो निश्चित तौर पर आज देश के सामने एक बड़े मुद्दे हैं, और उन मुद्दों पर विपक्ष को जो है उनको प्रश्न में लाना चाहिए, बल्कि उनको जो है उन पर बहस होने का अवसर बनाना चाहिए और बहस करना चाहिए। तभी कुछ सार्थक बात निकल कर के आएगी। रही जहां तक प्रोटेम स्पीकर की बात है, देखिए एक बात साधारण जानता है कि वास्तव में ये शासन के तंत्र होते हैं। जितनी भी इकाइयां, जितनी भी पद स्थापनाएं होती हैं, यह वास्तव में शासन तंत्र का हिस्सा है।
और कोई भी शासन तंत्र तब होता है जब सत्ताधारी दल, सत्ताधारी सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन का नायक उनको सभी शासन तंत्र को अपने अनुकूल बना लेता है। तो वो आज शक्तिशाली है, बना रहे, तो इसमें कोई परंपरा को ढोते रहने की बात नहीं। मैं परंपरा को ढोते रहने का पक्षधर नहीं हूँ। हमेशा नए नए परिवर्तन होना चाहिए, किया जाना चाहिए, और ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दे वो होने चाहिए कि वास्तव में, जिनकी आपने भी चर्चा की और विपक्ष के भी तमाम लोग कह तो रहे हैं, लेकिन उसके लिए अवसर बनाए और उन चीजों को, और घिसी पिटी बातों से अब देश चलने वाला नहीं है। देश वास्तव में उन मुद्दों से जो जनता को सीधे जो है प्रभावित करते हैं, जनता पर सीधे असर डालते हैं, जनता को सीधे आकर्षित करते हैं, उन मुद्दों पर जो है बात करने की स्थिति होनी चाहिए। और उन मुद्दों को एड्रेस करने में भी रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष में भी आज आपको केवल मुद्दे गिनाने की बात नहीं है। आप पहले दिन से अराजकता की स्थिति न पैदा कीजिए, कार्य को सही ढंग से होने दीजिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने दीजिए, और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होने दीजिए, और उसके बाद जब बहस की बातें आए तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा शुरू होगी तो उस समय आप विभिन्न मुद्दों को रखिए और उन मुद्दों पर अपनी बात रखिए और सत्ता दल की बात को भी सुनिए, और उसकी आपके पास अगर काट है तो सार्थक काट रखिए, अपने को बेहतर ढंग से रखिए, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आइए, तभी बात सही बनेगी और तभी देश का हित हो सकेगा। अन्यथा संपूर्ण व्यवस्था अराजकता की शिकार हो जाएगी। एक बात जरूर मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं, ये सत्ता दल को भी सोचना चाहिए था कि प्रोटेम स्पीकर को प्रोटेस्ट स्पीकर के रूप में जो है प्रस्तुत करने की जो एक उसने नई परंपरा शुरू की है, एक नई संरचना शुरू की है, उसके अनुकूल हो करके भी हम अगर उसे एज इट इज जैसे अभी तक होता आया है उसी रूप में भी करते, जिससे कोई बड़ी आफत नहीं आ जाती। इसलिए कि प्रोटेम स्पीकर का कार्य केवल नए सदस्यों को, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना भर ही होता है, बाकी किसी कार्यवाही में उसकी कोई भूमिका नहीं होती, उसका कोई रोल नहीं होता। बिल्कुल। मनोज मनोदास जी, आप अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो सरकार पहले ही टकराव के रास्ते पे आ गई है। प्रोटेम स्पीकर का पद जो है दे देते उनको, आप बड़ा दिल दिखाते, या बीजेपी जो है, आप लोग राय मशवरा हुआ होगा तो उनको दे देते, तो वो थोड़ा सा जो है नैतिक रूप से आप मजबूत धरातल पे खड़े होते। अभी तो शुरुआत आपने कर दी टकराव की, विपक्ष को तो मौका दे दिया। किस जगह पर टकराव की स्थिति हमने सुधार? प्रोटेम स्पीकर जो है 8 बार के उनके सांसद हैं के सुरेश जी, उनको मौका न देके 7 बार के अपने सांसद जो उड़ीसा के हैं भर्तृहरि महताब जी, जो पिछले कुछ चुनावों से पहले जो है बीजेडी में थे और बीजेपी में आए हैं, तो उनको मौका आपने दे दिया। केवल एक सम्मान का पद था, 2 दिन के लिए कल शपथ ग्रहण करानी थी, परंपरा न तोड़ते, विपक्ष को मौका दे देते, उनका प्रोटेम स्पीकर बन जाता, आप जो है मजबूत धरातल पर खड़े होते नैतिक तौर पर। अभी तो जो है आपने मौका दे दिया उनको, अब तो वो हर मुद्दे पे घेरेंगे, राहुल गांधी हर मुद्दे पे संसद में जवाब तलब करेंगे। देखिए, आज तक राहुल गांधी संसद में क्या किए? संसद में उनका तो हमेशा से यही रहा है, जब से वो संसद के सदस्य बने हैं, या तो संसद से या तरह तरह के किए हैं। अब प्रोटेम स्पीकर बना, किसी भी चीज को लेकर केंद्रीय भारत सरकार के एनडीए के जो वहाँ पर चीफ होंगे और जो उनके प्रमुख होंगे, उन लोगों ने तय किया। ये कोई बहुत बड़ी मायने थोड़े रख रही है कि कोई 7 बार के हैं या कोई 8 बार के हैं। मेरे विचार से अब उस चीज को कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनना चाहिए। अगर एक सांसद को बना दिया गया है, वो भी 7 बार से सांसद है, हो सकता है कि ये गलत हुआ हो, मान लिया जाए, लेकिन उस पर कोई विवाद खड़ा करना हमको नहीं लगता। मेरा यही तो सवाल है मनोज जी, देखिए मेरा यही तो सवाल है कि अगर सरकार ने बड़ा दिल दिखाया होता तो आज सरकार कह सकती, देखिए हमने आपको मौका दिया है, अब स्पीकर का पद हम लेंगे। अभी स्पीकर वाली क्या पोजीशन है आपकी? आप लोग
बीजेपी को दे रहे हैं स्पीकर का पद कि आप लोग खुद अपना मांग रहे हैं? देखिए वो तो खुद ही पहले ही से तय कर दिया गया कि जो बड़ी पार्टी है, आ रहा हूं प्रदीप जी, आपके पास ही आ रहा हूं। जो बड़ी पार्टी है उसका स्पीकर का पद है। अब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी किसी एलआई पार्टी को अगर स्पीकर का पद देना चाहेगी तो ये अलग बात है, लेकिन अभी अगर बीजेपी अपना स्पीकर का चुनाव करती है, अपने सांसद को स्पीकर के पद पर खड़ा करती है, तो एनडीए के सभी घटक दल उसका समर्थन करते हैं। तो डिप्टी स्पीकर का पद तो आपको मिलना चाहिए, वो मिलेगा क्या? 2014 वाले में थम्बी दुरई जी को दिया था, अन्ना डीएमके के सांसद थे थम्बी दुरई। उसके बाद पिछले बार तो किसी को मिला नहीं था। देखिए बीजेपी ने भी कहा है कि सांसद लोकसभा अध्यक्ष अगर बीजेपी से होते हैं तो एक ये ऐसा है कि उपाध्यक्ष का पद जो होता है, डिप्टी स्पीकर का जो पद होता है, वह किसी दूसरे दल को दिया जाता है। तो उसको हम लोग विचार करेंगे किस दल को मिलेगा या बीजेपी के पास रखेगी, लेकिन जो कुछ भी फैसला होगा एनडीए के सभी घटक दल आपस में फैसला करें, इसलिए इतना। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, डिप्टी स्पीकर में कुछ बता दीजिए, आप किसको दे रहे हैं? स्पीकर तो मेरे ख्याल से आप देंगे नहीं किसी को। साहब पहले तो मैं आपके सवाल सुन रहा था जी, तो थोड़ा मैं पहले वो क्लियर कर दूं। देखिए आदरणीय नीतीश जी ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई हैं और रहेंगे, और उन्होंने स्पष्टली कह दिया है कि हम भाजपा के साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कदम से कदम साथ मिलकर चलेंगे। तो इसमें इफ और बट तो कहीं आता नहीं है। रही आपने स्पीकर की बात करी, डिप्टी स्पीकर की बात करी, वो हमारे एनडीए दल बैठ के जो उचित होगा उसको उस पर करेंगे। कौन कर चुके होंगे, अब तो 2 साल से सदन लग रहा है, 26 तारीख को चुनाव है, अब कब करेंगे? आ जाएगा, आपको पार्लियामेंट चालू हो जाती है, वो भी आपको दिख जाएगा। जो आप दिल बड़े वाली बात कर रहे थे, अगर कांग्रेस अगर दिल बड़ा दिखाती तो शायद हो सकता है कि एक लोकसभा सदस्य की वजह से जो सरकार गिर गई थी वो कभी गलती नहीं होती अगर सोनिया गांधी जी का दिल बड़ा होता तो ये दिल बड़े वाली बात हमसे तो करे ना आप। हमारा दिल तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा दिल है कि हमने सोनिया जी को भी जिताया और राहुल जी को भी जिताया यूपी से। तो दिल की बात तो मैं आपको बता दूं। दूसरी आपको मैं एक चीज और बता दूं, कांग्रेस की करनी और कथनी और मैं आपको बता देता हूं। अगर कांग्रेस की करनी और कथनी अच्छी हो तो जो लोकतंत्र की जो बात करते हैं राहुल गांधी जी, वो लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में कहां चला जाता है, वो लोकतंत्र पंजाब में कहां चला जाता है, वो लोकतंत्र उड़ीसा में कहां चला जाता है, वो लोकतंत्र केरला में कहां चला जाता है, वो लोकतंत्र उत्तर प्रदेश में क्यों आता है, हरियाणा में क्यों आता है, वो लोकतंत्र मध्य प्रदेश में क्यों आता है, राजस्थान में क्यों आता है, बाकी जगह लोकतंत्र क्यों खत्म हो जाता है? क्या ये जवाब देंगे? केवल लोकतंत्र की बात करते हैं भ्रमित करने के लिए। अगर ये बताएंगे जो इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता और विभिन्न जनताओं से वादा करा कि भाई 8,500 रुपए खटाखट आएंगे, उनको बेच के वोट लिया, वो कब देंगे? बात करते पार्लियामेंट की, एक देश हित में कोई बात नहीं करते। अगर राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते और अगर देश हित की बात करते, रक्षा मंत्रालय के मेंबर रहे 5 वर्ष, एक मीटिंग में नहीं गए वो। तो देश की सुरक्षा की बातें होती हैं, ऐसे सांसद से क्या उम्मीद रखेंगे आप? रही पार्लियामेंट चलने की बात, पार्लियामेंट चले या ना चले, जो जनता हित में देश हित में जो सरकार को काम करना है वो करेगी। ना तो विपक्ष से डरती है, ना डरेगी, और ना डरने का दिमाग में सोचती है। ये भाजपा की सरकार है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ये तानाशाही कह ले, जो मर्जी कह ले, कोई डर कोई दहशत नहीं है। ये अगर 100 के 200 भी होते तो भी डर नहीं है। जनता हित में काम करने आए, कल की सरकार आज चली जाए मगर मुद्दों से पीछे नहीं हटेंगे। मगर अगर हिम्मत में हो, ठीक है, विपक्ष में, ठीक है, और बल हो तो वो जनता के मुद्दों के लिए सरकार के साथ बैठे और बहस करे। चाहे किसान मुद्दा हो, चाहे बेरोजगार की मुद्दा हो, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, हर मुद्दे के लिए सरकार टकराव के लिए बैठी है। मगर विपक्ष में हिम्मत होनी चाहिए, दिल होना चाहिए। ठीक है, समाज रतन तिवारी जी इस पर जवाब दूंगा आपसे, उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
उत्तराखंड चार धाम यात्रा के लिए पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। उत्तराखंड सरकार आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के सुचारू प्रबंधन के लिए सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, इसलिए आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना न भूलें। अगर आप चार धाम यात्रा के इच्छुक हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in या मोबाइल एप्लीकेशन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा टाइप करके भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण कराए बिना यात्रा न करें। रजिस्ट्रेशन में जिस धाम के दर्शन के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, उस धाम का दर्शन उसी दिन ही करें। यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षित एवं सुखद चार धाम यात्रा की कामना करती है। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो सिखाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल से नई जो संसद है वो लगने वाली है और 24 जून से 3 जुलाई तक जो है संसद का सत्र चलेगा। इस दौरान कामकाज होंगे। प्रोटेम स्पीकर की तैनाती हो गई है। कल प्रोटेम स्पीकर जो है सुबह राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे, वहां उनका शपथ ग्रहण होगा। भर्तृहरि मेहताब उड़ीसा से बीजेपी के सांसद, 7 बार के सांसद हैं, वो जाएंगे। कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं और वहां से जो है वो आएंगे 11 बजे लोकसभा आएंगे। लोकसभा में वो सांसदों को शपथ दिलाएंगे। पहले दिन जो कल 24 तारीख है, कल 280 सांसद शपथ लेंगे और परसों अगले दिन 264 सांसद शपथ लेंगे। सबसे पहले असम के सांसद शपथ लेंगे, उसके बाद बंगाल के। इस बार राज्यवार इसी तरह सारे सांसद शपथ लेंगे। उसके बाद 2 दिन के सांसदों के शपथ ग्रहण के बाद फिर 26 तारीख को जो है लोकसभा स्पीकर का चयन किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर का चयन होने के बाद 27 जून को राष्ट्रपति दोनों सदनों के को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, उसमें सरकार किस तरह कामकाज करेगी अगले 5 साल, उसका क्या रोड मैप होगा, राष्ट्रपति के भाषण में उसकी झलक दिखाई देगी। उस पर चर्चा होगी, तमाम सांसद बोलेंगे, उसमें राहुल गांधी जी को बोलने का मौका मिलेगा और प्रधानमंत्री बोलेंगे 2 जुलाई को लोकसभा में, उसका जवाब देंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण का जवाब 2 जुलाई को लोकसभा में और 3 जुलाई को राज्यसभा में प्रधानमंत्री देंगे। ये कार्यक्रम अभी अभी आया हुआ है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की। चलिए चर्चा पे शुरू करते हैं। रतन तिवारी जी, जिस तरह से आपने सुना, प्रदीप भटनागर जी चुनौती दे रहे हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा विपक्ष, हम बहुत मजबूत हैं। ये भी हो सकता है रतन जी, आप लोगों को लग रहा हो कि सरकार कमजोर है, 2 महीने में गिर जाएगी, लेकिन सरकार अपने बहुमत का इंतजाम कहीं और से भी कर ले, इस बीच समय मिल जाएगा उसको। देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है, वो घमंड आपके चैनल पे खुद भटनागर जी ने दिया। वो कह रहे थे कि हम विपक्ष से डरते नहीं है। अरे विपक्ष को जनता ने एक माइंडेड दिया है, जिम्मेदारी सौंपी है कि आपको हम शक्ति दे रहे हैं। उस शक्ति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाशक्ति से मुकाबला करिए। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में किसानों के ऊपर हंटर चलाया, युवाओं के ऊपर हंटर चलाया, महिलाओं के साथ क्या हुआ पूरे देश ने देखा। तो महंगाई पे कुछ नहीं कर पाए, ना तो काले धन पे बात करते हैं, ना तो 15 लाख पे बात करते हैं, ना रोजगार पे बात। संविधान खतरे में है। अरे सुन, संविधान का अर्थ भी नहीं पता होगा आपको। अरे अगर संविधान का अर्थ पता है मुझे बता दीजिए। सुन लीजिए, बोलने का मौका मिलेगा। नहीं, मैं रतन तिवारी जी को चुनौती दे रहा हूँ। चुनौती दे चुके हैं आपसे पहले, अब उनको जवाब देने दीजिए। प्रदीप भटनागर जी बीच में बोलेंगे तो कैसे सुन पाएंगे आप? रतन जी बोलिए। मैं तो चुनौती बोलिए चुनौती दे रहा हूँ रतन तिवारी। देखिए भटनागर जी, थोड़ा शांति बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। आप अच्छे वक्ता हैं, आप धैर्यपूर्वक सुनिए, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप सरकार हैं। जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। तिवारी जी, आप मुझे संविधान का मतलब बता दो ना, क्या होता है?
संविधान का मतलब क्या होता है मुझे बता दो जरा। आप संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। रतन तिवारी को, कांग्रेस प्रवक्ता रतन तिवारी को संविधान का मतलब नहीं पता है। का नाम लेता हूँ, महाराष्ट्र का नाम लेता हूँ, कर्नाटक का नाम लेता रतन हूँ। तिवारी जो कांग्रेस प्रवक्ता है उनको जो है संविधान का अर्थ नहीं पता, संविधान का मतलब क्या होता है। भटनागर जी व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचिए। नहीं वक्तव्य हम नहीं, पार्टी प्रवक्ता के तौर पर आमंत्रित संविधान का करते हैं। मतलब क्या होता है अभी नहीं पता होगा तो हम पूछ लेंगे उनसे। आप भाई अपनी तो बात संविधान को जो दुहाई दे रहे हैं, देश में झूठ बोल रहे हैं वोटों के लिए। प्रदीप भटनागर जी इस तरह से चर्चा नहीं हो पाएगी। आप चलिए मैं चुप हो जाता हूँ। हाँ उनको बोलने दीजिए। आप आपसे फिर जवाब लेंगे। रतन तिवारी जी बोलिए। देखिए नवीन जी, जिस प्रकार आदरणीय राहुल गांधी जी पिछले 10 वर्षों तक इस सरकार के खिलाफ मजबूती से डटे रहे, मजबूती से खड़े रहे, हमने 10 वर्षों तक लगातार इस देश के मुद्दों की वकालत की और उसका नतीजा सामने। आज यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पे कह रहे हैं खटाखट खटाखट खटाखट। मैं तो बार बार इनसे कहता हूं कि सरकार बनने दीजिए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए, 8,500 रुपया खटाखट 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 आएगा, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूं। लेकिन वो खटाखट खटाखट कहाँ गायब हो जाता है जब देश का प्रधानमंत्री 15 लाख रुपए की बात करते थे, लेकिन आज तक 15 लाख। रतन तिवारी जी सुन लीजिए। रतन तिवारी जी देखिए, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप अब हो चुके हैं, चुनाव खत्म हो चुका है, ठीक है। अब कोई वोट नहीं मिलना। सुन लीजिए अब कोई वोट नहीं मिलना है। अब तो जो है सकारात्मक राजनीति करनी है ताकि जनता की समस्याओं का समाधान किया सके। आप जो वादा करके आए हैं उनकी मांग करेंगे संसद में। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे नया क्रिमिनल एक्ट लागू होने वाला है 1 जुलाई से। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। आप लोग नेट परीक्षा की बात करेंगे, उसमें धांधली कैसे रोकी जाए। ये सब मुद्दे हैं जिन पे सकारात्मक विपक्ष अपनी बातें करेगा। अभी मुद्दे 15 लाख और ये सब बातें चुनाव में जनता ने सरकार बना दी है। उसी पे आ रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे बीच में डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से मुझे बोलना पड़ा। जी बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ कि आदरणीय राहुल गांधी जी नेता विपक्ष की भूमिका में मजबूत स्थिति में है और नेता विपक्ष की भूमिका अदा करने जा रहे हैं और उनका लगातार सवाल रहेगा। हम चाहते हैं कि सरकार जो है, सरकार विपक्ष की सुने और विपक्ष को साथ में लेकर जो देश की समस्याएं हैं, जो देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस मुद्दों पे काम हो। क्योंकि पेपर लीक का बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे कानून बनाने की बात हो रही है और युवा बेरोजगार हैं उनकी बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है। आपने देखा ना तेलंगाना में हमने 31,000 करोड़ रुपए हमने तो हमने जो वादे किए हैं अपने स्टेट में, हम तो अपना काम कर रहे हैं। फिर झूठ बोल रहे हैं आप यहाँ बैठ के। हिमाचल के अंदर सरकारी बेचारे नौकरी कर रहे वालों को तनख्वाह तक तो दी नहीं जा रही, फिर झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठ के आप। अरे भैया आप प्रधानमंत्री को समझाइए ना, परिवार वाले में बेचारे ऐसे फंसे में हैं। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाइए तो सच बोला करें। राहुल गांधी जी ने तो आपको आपकी औकात दिखा दी। झूठ बोल रहे हैं आप जब। अरे राहुल गांधी बेचारे 99 पे अटक गए। अरे राहुल गांधी जी 99 में राहुल गांधी जी का नाम आपने इतना जपने लगे कि आपको 99 पे अटक गए। ये रही वही रतन तिवारी है जो 5 राज्य चुनाव हारने के बाद विधानसभा 1 महीने चैनल में नजर नहीं आए थे बेचारे। हम तो हमेशा दिखते थे, गायब हो गए थे 1 महीने के लिए। हरियाणा जीत रहे थे। ठीक है। आप लोग आपसी बातचीत बाद में कर लीजिए, मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है मनोज मनु जी, ठीक है रतन जी, ठीक है मनोज मनुदास जी। जिस तरह से मेरा थोड़ा ये कहना था, बिहार के लिए जो आप लोग लगातार बात कर रहे हैं कि बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी का मुद्दा भी आपने उठाया, 2025 में चुनाव भी है विधानसभा के, तो आप लोगों की क्या उम्मीद रहेगी सरकार से, क्योंकि आप खुद सरकार में शामिल भी हैं, तो बिहार के लिए कुछ क्या चाहेंगे? मनोज मनुदास जी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। हाँ बताइए क्या पूछे? मैं ये जानना चाह रहा था कि सरकार में तो आप खुद शामिल हैं, बिहार को लेकर आप लोगों की बहुत सारी मांगे हैं, वहां 2025 में विधानसभा का चुनाव भी है जिसके मद्देनजर भी आप जनता के लिए कुछ करना चाहेंगे, जनता की उम्मीदें भी हैं, तो कौन कौन सी चीजें होंगी जो एक साल के अंदर आप चाहेंगे कि हो जाए बिहार के लिए? देखिए बिहार के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा है अभी हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने भी मांग किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष पैकेज देने के लिए कि ताकि हम शिक्षकों का वेतन का भुगतान कर सके। हमारा स्थिति है सब कुछ ठीक है। हम परिवहन के क्षेत्र में मांग रहे हैं, यातायात के क्षेत्र में मांग रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मांग रहे हैं। ये सब हमारा बन के जा रहा है और हमेशा से तो मिलते ही आ रहा है।
इस बार चूंकि ज्यादा जनता के बीच में चुनाव कोई मायने नहीं है, चुनाव तो आते जाते रहती है, सरकार आते जाते रहती है। जो अभी सरकार में है उनका कर्तव्य बनता है कैसे हम कम से कम 3 क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात, इन 3 क्षेत्रों की व्यवस्था को सुदृढ़ करें। तो इन सब सवालों को लेकर अभी हमारे वित्त मंत्री जो माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, उस पर उन्होंने कुछ भेजा भी है और कुछ होमवर्क करके वहाँ जा रहे हैं, वहाँ भेजे हैं, तो देख लीजिए वो अच्छा रहेगा। कोई ऐसा हम लोगों को कुछ नहीं है कि हमारा यही 3 क्षेत्र ही है। 3 क्षेत्र के अलावे और बिहार के स्पेशल स्टेटस की बात है, वो सब तो सरकार से मांग हमारी है और वो तो रहेगी ही। तो उस पर भी इन लोगों के साथ फिर कोई बैठक होगी, कोई निर्णय होगा। अभी तो सबसे पहले हम लोग चाह रहे हैं कि पहले वित्त जो पेश होगा बजट, उसको हम लोग देखें कि बिहार को कितने अधिक से अधिक हमें मिल पाती है। हमने अपना उनके पास भेज दिया है। ठीक है, मत्स्येंद्र प्रभाकर जी, 1 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा तो तमाम बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी अभी संसद में शपथ ग्रहण के फौरन बाद। आपको लगता है कि बिहार की जो मांगे हैं, चूंकि 2025 में चुनाव भी है, उस पर ध्यान देगी सरकार और ध्यान देना भी चाहिए? को ध्यान देना चाहिए। आपने जो बात कही यह तो महत्वपूर्ण है ही, यह नैतिकता का प्रश्न है, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व का प्रश्न है, लेकिन सरकार देगी ऐसा मुझे विश्वास है। इसमें केवल बिहार का हित ही नहीं है, इस सरकार का भी हित समाहित है उसमें। और सरकार का हित समाहित है किससे? जनता से। वो जनता जो उम्मीद लगाए बैठी है, जो चाहती है कि सरकार उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से, उनकी मजबूती की स्थिति को प्राथमिकता से, उनकी कमजोरी की स्थिति को प्राथमिकता से देखने की कोशिश करे और उसके अनुकूल जहां मजबूती की आवश्यकता है, जहां कमजोरी को ढूंढने, उसका निदान करने और फिर समाधान उसका लाने की, प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, उसको प्राथमिकता से देखे और उस पर कार्य करे। सरकार को हमें ये नहीं बताना है, सरकार के 1000 आंख कान नाक होती है, सरकार बेहतर ढंग से अपने कार्यों को करती है और उसके लिए प्रयत्नशील है। हम केवल एक बात ये कहना चाहते हैं, जब संसद का सत्र शुरू हो रहा है, पहला सत्र 18वीं लोकसभा का, और इसी के साथ संपूर्ण संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा और यहाँ पे इस सत्र के दौरान विपक्ष कहीं भी, चूंकि वह मजबूत स्थिति में है, अपनी बात मजबूती के साथ कर सकता है, तो अराजकतावादी स्थिति न पैदा करे। बहस होने दे, बहस होगी तो बहुत सारी नई बातें निकलेंगी, नई बातें उभर कर के आएंगी। प्रभाकर जी, जैसे नीट का मामला है, नीट का पेपर लीक हुआ, सरकार ने पहले इनकार कर दिया। सरकार ने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जी का पहला बयान जो आया था, कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद जो है पता लगता है कि झारखंड में वहाँ कनेक्शन है, बिहार में कनेक्शन है, कई जगह पेपर लीक हुआ। अब उस पर विपक्ष अगर सवाल पूछता है तो उसका भाग बनता है ना कि सरकार से पूछे। उसी बार सरकार कार्रवाई कर रही है, कमेटी बनाई है और जो है नीट के डायरेक्टर को हटाया है। मैं आपकी बात को समझ गया, आप एक अच्छे विश्लेषक हैं। विषयों को केवल संकेत आप कीजिए और विषयों को संकेत कीजिए, एक बात ये करिए कि यहाँ ये निकल गया, वहां निकल गया, इसका एक कनेक्शन आया, उसका ये आया, इससे कोई बात थोड़े बननी है। किसी भी परीक्षा को लीक प्रूफ कैसे बनाया जाए, पूरे देश में और खास करके उत्तर भारत में जो एक प्रवृत्ति पिछले कुछ वर्षों से लगातार दिख रही है, वह ये कि कोई भी परीक्षा जो है सब उसमें कहीं पेपर आउट हो जाता है, कहीं लीक हो जाता है, कहीं बीच में कोई गड़बड़ी आ जाती है, कहीं परीक्षा कापियां जांचने में। राजस्थान में 5 साल में अशोक गहलोत जी की सरकार रही। मैं पूछना चाहता हूँ, 5 साल अशोक जी की गहलोत जी की सरकार रही, जरा बताइए ना, 25 लाख बच्चों का जो भविष्य अशोक गहलोत जी ने कुड़िया में बांध दिया, उस पर कोई स्टेटमेंट दे दीजिए। जनता की समस्याओं, झारखंड के अंदर 3.5 लाख पर सरकारी खाली पड़े, कुछ उस पर स्टेटमेंट दे दीजिए। कुछ जानने की आवश्यकता है कि मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन उन मुद्दों पर रचनात्मक हल, रचनात्मक समाधान उनका तलाशने की कोशिश होनी चाहिए। यह न केवल विपक्ष को
बल्कि सत्ता दल को भी इस तरफ कोशिश करनी चाहिए, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और शुरू से सत्ता दल को टकराव की कोई स्थिति नहीं है, टकराव से बचना चाहिए और हमेशा इस बात का यत्न करना चाहिए कि टकराव की स्थितियों को हटा करके उन स्थितियों को लाए जिससे जो है बेहतर स्थितियां पैदा हो। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, जी आप बोलिएगा, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। देखिए कुछ सवाल तो ऐसे हैं सरकार को उठाना, अगर विपक्ष उठा रहा है तो उसको उठाना बनता है, जनता ने भेजा, उनको भी बहुत लंबा रिप्रेजेंटेशन है, उनके पास भी 232 सांसद हैं, उनको भी जवाब देना है जनता का। तो अगर नीट की परीक्षा का मामला है या नई आपराधिक प्रणाली का मामला है तो वहां के जो सवाल है उसको तो एड्रेस करना पड़ेगा ना, उसको अगर आप नहीं एड्रेस करेंगे तो फिर तो टकराव होगा। देखिए बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल आपकी बात सहमत हूँ और बिल्कुल भागूंगा भी इस चीज से। सरकार ने कानून बनाया, जब सामने आया प्रावधान इसका बनाया कि सजा कितनी होगी और क्या सजा जमा केस करा तो पहले 4 बार कर चुका था और जमानत में बाहर था बेटा और बाप दोनों। आज कानून क्यों बना? आज सामने गंभीरता से आई ना, और यही काम कांग्रेस सरकार कर चुकी होती तो होता पहले चीज। अब आप बात कर रहे हैं 10 साल से तो आपकी सरकार है, तो और कौन करेगा? पिछले 10 साल में करना चाहिए था ना। तो मैं कहता रहा हूं, आज तेजस्वी यादव का नाम आ रहा है जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश के रहे। आज वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर मैं बोलूंगा तो बीजेपी अल्पमत में आ जाएगी, ये आ जाएगी। अरे ले लो भाई, लो ना, जनता सुनना चाहती है। 9th फेल को तो क्यों 9th फेल मतलब 9वीं फेल क्यों नहीं बोल रहा? अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरे सरकार अल्पमत में आने दो ना, तुम्हारा फायदा है। अरे नरेंद्र मोदी जी की डिग्री तो दिखा दो भटनागर जी। सुन लीजिए अरे डिग्री दिखा दो। दूसरी चीज मैं कहता रहा हूँ, आपने कहा देश की बात, आपने विदेश की बात करी। एक पार्टी का प्रवक्ता 9वीं पास। अरे भैया, एक राहुल गांधी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद भी ग्रेजुएशन नहीं कर पाया, राहुल गांधी का नाम लेंगे परीक्षा में बच्चों से बराबरी कर रहे हैं। देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी कोई मतलब नहीं है, सब लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। अगर जनता ने जनता किसी को चुना है तो उस पे आप लगाइए। कैसी बातें कर रहे हैं? एक नेता विपक्ष बिहार के ऊपर इस तरीके से अनर्गल बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं सबसे मैं दोनों प्रवक्ताओं से कह रहा हूं, देखिए दोनों को जो है व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, ठीक है, उनको जो है सीबीआई पूछने नहीं, इन्होंने नौकरी के बदले जमीन नहीं ली गरीब की। रतन तिवारी जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के लिए साथ बैठे यहाँ पे जो जमीन के बदले नौकरी दे रहे हैं और यहाँ पे तो आपने जेल में क्यों डाल दिया उनको? आप जो है अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। पूरा परिवार ताउम्र जेल जाएगा। पिताजी जेल हुई है, अब बेटे और बहनें भी जेल जाएंगी। बताइए ना, अखिलेश यादव को सीबीआई 2-3 बार नोटिस दे चुका है, क्यों नहीं पहुंच रहा अखिलेश यादव? 2 महीने के बाद सरकार अखिलेश यादव को सीबीआई कई बार नोटिस दे चुकी है, फिर भी अखिलेश यादव जी नहीं पहुंच रहे। अरे भाई, सीबीआई नोटिस दे रही है तो मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ना कि मैं ईमानदार हूं और मुझे सीबीआई क्यों परेशान कर रही है। करा कभी इन्होंने? ये आए थे जेल के बदले वोट मांगने, आम आदमी पार्टी के लोग, मगर जेल का कारण बताया उन्होंने एक बार भी? ये कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए। और रही वो बिहार की बात करी थी आपने, बिहार के अंदर एसी बस चलेंगी, बिहार के अंदर बैटरी वाली बसें चलेंगी, बिहार के अंदर अभी तो मेट्रो पटना में चली है और सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर सब जगह मेट्रो भी चलेगी। मेरा बिहार का भाई जो लुंगी में घूमता था वो मेट्रो में भी घूमेगा। संकल्प है। ये तो कांग्रेस को देखना है कि कांग्रेस को सरकार का कितना साथ देना है। और रही आपने देश की बात करी थी, देश से सबसे पहले जो हमारे दुश्मन है उनके लिए मजबूत खड़ा होना है। आपको अगर मजबूत, आप अगर दुश्मनों से लड़ने के लिए खड़े हैं तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मगर आप जो हमें सबसे कारण क्या है, हमें अगर जंग होती है 2.5 जगह लड़ना पड़ेगा, एक पाकिस्तान और एक चाइना। ठीक है प्रदीप, आपकी बात आ गई। एक मिनट, अगर मेरी आज बात अधूरी रह गई तो जितने विपक्ष दल के बैठे हैं ये कहेंगे देखिए पाकिस्तान, इंडिया और ये गाजी कह रहे हैं। 2.5 जगह जो है वो कांग्रेस जैसे
और जो वामपंथी जैसे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी, जो बुद्धिमंद लोग जो देश के अंदर अराजकता फैला रहे, ढाई वो हैं। ये सोचना, मैंने अभी कहा था ना कि रक्षा मंत्रालय के मेंबर थे राहुल गांधी जी, एक बार भी नहीं गए, तो तिवारी जी की आवाज नहीं आई ना एक बार भी, ना तिवारी जी ने कोई सफाई दी। ये बेचारे केवल पहलवानों के पीछे, ये गरीबों क्या नाम मुस्लिमों के पीछे, ये उनके पीछे राजनीति कर सकते हैं केवल। इनसे सीए की राजनीति करा लो, एनआरसी की राजनीति करा लो, किसानों की राजनीति करा लो, केवल पीठ के पीछे राजनीति कर सकते हैं, फ्रंट टू फ्रंट कभी नहीं लड़ सकते, इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। ठीक, आपकी बात पूरी हो गई अब? तो अभी रतन जी जवाब देंगे तो बीच में मत बोलिएगा, ठीक है प्रदीप जी? ठीक है, रतन जी जवाब दीजिए। मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने किसानों की बात की। नवीन जी, लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल दिया गया और उस कुचलने वाले देखिए कहाँ पहुंचे, पिता का जो कहाँ पहुंचे, आपके बीच में नहीं बोले ना प्रदीप जी, उनको बोलने दीजिए। वो देश के सामने है। और मणिपुर में जहाँ पे महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जहाँ पे डबल इंजन की सरकार थी, उस मणिपुर ने भारतीय जनता पार्टी को जीरो के आंकड़े पे लाके खड़ा कर दिया। दोनों लोकसभा सीट हमने जीत ली। और जिस महाराष्ट्र में इन लोगों ने सबसे ज्यादा छल कपट किया, महाराष्ट्र को तोड़ने का काम किया, उस महाराष्ट्र ने इनकी औकात दिखा दी। और उत्तर प्रदेश में जहाँ पे इन लोगों ने जबरन घर तोड़े, गरीबों के घर तोड़े और जबरदस्त हिंदू मुस्लिम और धर्म के आधार पर राजनीति की, उस उत्तर प्रदेश ने भी इनको नकार दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके ही लोग कहते थे ना, इनके ही लोग कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला प्लेन से घूमेगा। आज प्लेन क्या, वो ट्रेन का टिकट भी उनको कंफर्म नहीं मिल रहा है। आज महंगाई की मार से लोग दबते चले जा रहे हैं। नवीन जी, विपक्ष की मजबूत भूमिका हमारी होगी और नैतिक जिम्मेदारी और इस देश की जनता ने जो हमको जो भरोसा दिया है, जो ताकत दी है, उस ताकत के आधार पे मैं आपको भरोसा देता हूँ कि जनता के हर मुद्दों की वकालत राहुल गांधी जी सदन में करेंगे। जब एक न्याय योद्धा दहाड़ेगा, प्रधानमंत्री का 56 इंच वाला सीना 32 इंच के साइज का हो जाएगा, इसकी गवाही देता हूँ। आप सदन चलने दीजिए, आप देखिए राहुल गांधी जी के सवाल ऐसे आगे जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी से किधर उधर की बात करेंगे। वो कभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का भी 56 इंची से प्रधानमंत्री जी तुम 60 इंची कर दे, कम नहीं होने देगा। दिमाग से निकाल देना अपने 56 इंच का सीधा प्रधानमंत्री का सदैव रहेगा वो। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रतन तिवारी से नकली लोग बैठा लेते हैं आप, देश विरोधी लोग, बड़ी नफरत होती है। ठीक है, मनोज दास जी, आपने सुना होगा जिस तरह से जो है यहाँ बात चल रही है, जातीय जनगणना का मुद्दा कांग्रेस का जो है बहुत मजबूत है। और जब आप लोग जो है तेजस्वी यादव के साथ थे तो आपने भी जातीय जनगणना कराई थी नीतीश जी ने, और उसका नतीजे भी आए थे, रिजल्ट भी आए थे। तो अभी जातीय जनगणना का मुद्दा केंद्र में जब लोकसभा में उठेगा तो आप सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे कांग्रेस को? देखिए, जातीय जनगणना का मुद्दा कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस कभी भी सर्वप्रथम जातीय जनगणना कराने का कोई मुद्दा नहीं उठाया। सबसे पहला ये मुद्दा उठाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। और हम लोग पूरे, देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो सारे दलों के लोगों को विश्वास में लेकर करते हैं, और सभी दलों के साथ जाके प्रधानमंत्री जी मिले, प्रधानमंत्री जी से भेंट हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये जातीय जनगणना या जातीय सर्वेक्षण, ये जो है, इसको जो राज्य सरकार अपना कराना चाहती है वो अपने खर्चे पर करे। तो ये खर्चे पर यहाँ जातीय जनगणना सर्वे हुआ, यहाँ सरकार ने अपना खर्च किया। अब कांग्रेस पूरे विपक्ष की पार्टी है। अब कांग्रेस इस विषय पर सभी दल के नेताओं को आमंत्रित करती है कि नहीं करती है? ऐसा थोड़ा है कि जिस सवाल को हमने उठाया उस सवाल को कांग्रेस उठाएगी तो हुल्ले करके हम उसके पीछे चले जाएंगे। लेकिन आपका रुख क्या है इसमें? आपका रुख क्या है? सरकार से आप उम्मीद करेंगे कि वो जातीय जनगणना कराए केंद्र के स्तर पर? एकदम कराना चाहिए। और कहीं भी सरकार उसके खिलाफ थोड़े है, भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ थोड़े है। उसमें उनका ये जनगणना की बात कर रहे हैं, वो सर्वे की बात कर रहे हैं। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ ना कि इसको जब तक आपस में बैठ कर नहीं होगा, अब कांग्रेस एक बार कुछ उठा दे तो उससे तो नहीं ना हो रहा है। सबके साथ लेकर, सभी दलों के लेकर वो बैठेगी
उसमें सरकार को भी ये भी बातचीत करेगी, सरकार के पद को भी जानेगी, उसके बाद न होगा। यह जातीय जनगणना के अलावे भी तो और कई सवाल हैं जो कांग्रेस के पास खड़े हैं। जिस तरह से अभी आपने नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये सवाल को उठाया था नवीन जी, नीट की परीक्षा में कांग्रेस की क्या भूमिका है? कुछ भूमिका नहीं है, केवल सड़क पर बैठकर फोटो खिंचाने का। वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, उसके बाद सड़क पर उतरना ये कहाँ से न्यायपूर्ण है? ये तो शाबाशी देने की जरूरत है बिहार के हमारे ईओक्यू के पदाधिकारियों को। इसलिए इनके सारे लोगों को सामने लाने का काम किया, जिसमें जो लोग हैं आज तक कांग्रेस। लेकिन अगर विपक्ष दबाव डालता नहीं तो कार्रवाई नहीं होती इतनी जल्दी। विपक्ष दबाव तो डाला आपके ऊपर। विपक्ष के दबाव डालने से क्या, सुप्रीम कोर्ट को पहले भी कह दिया कि इसमें अगर 0.001% भी अगर हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार उसको देख ही रही थी। तुरंत ही नए शिक्षा मंत्री आए हुए थे धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इस चीज को देखा, सभी लोगों से बातचीत किया और उसके बाद वो सामने आया ना। अब आज विपक्ष के नेता कह दे कि मोदी जी इस्तीफा दे दें तो मोदी जी इस्तीफा दे देंगे, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देंगे नवीन जी। वो जो उसका परोज होता है तो वो तो सामने आया है। लेकिन एक मिनट नवीन जी, लेकिन उसमें तेजस्वी यादव के पीएस के नाम आया है तो कांग्रेस को इतना भी तो बोलना चाहिए कि जांच पूरी तरह से हो, चाहे कोई लोग भी। हम लोगों ने कहा कि अगर हमारे लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज तक कांग्रेस के युवराज, अब तो इसे 50 वर्ष के ऊपर हो गए तो भी वो कांग्रेस के युवराज बने हुए हैं। युवराज ने नहीं कहा कि इसमें जिनका भी नाम आया हो, चाहे तेजस्वी यादव के पीएस का आया हो या किसी का, सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करे और जो दोषी हो उसको गिरफ्तार करे। ठीक है, तो कुल मिलाकर संसद का जो सत्र शुरू होगा बहुत हंगामेदार होगा। दोनों ही जो है दल जो है, दोनों ही पक्ष विपक्ष जो है पूरे हथियारों के साथ लैस है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राजधर में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।